अस्सलाम वालेकुम। सबका ज्वाइन हो गया है। दानियाल, आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? हाँ, ठीक आ रही है, क्लियर है। अच्छा, जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया था वो जो है वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना कल नहीं थे। तो वो जो है बताते जाएं, अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो। कौन कौन था कल? क्या हमने पढ़ा था? डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशंस पढ़ी थी। प्रॉब्लम्स ऑफ परसेप्शन थी ये सारी। कोई थोड़ा थोड़ा बताएगा? जरूरी नहीं है आपने डिफाइन नहीं करना उसको, कोई जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आप बता दो, जो कम हुआ या ऐड हुआ ना हुआ मैं बता दो। एनीवन? डिल्यूजन्स एबनॉर्मल बिलीव्स थे जो कि ओके। किसी पेशेंट के होते थे, और हेलुसिनेशंस में ऐसा होता था कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बगैर ही उसको ना सेंसरी परसेप्शंस आ रही होती थी, जबकि इल्यूजन्स में एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता था और वो मिस इंटरप्रेट करता था या मिस परसेप्शन होती थी उसकी। राइट। जो एबनॉर्मल बिलीफ्स है ना, उनके साथ आपने दूसरी बात जरूर बतानी है। वो क्या बताई थी? क्योंकि एबनॉर्मल बिलीफ्स नॉर्मल लोगों के भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों के बिलीफ्स होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, जिनका कोई लेकिन उनकी कोई ना कोई, उनकी कोई बेस हाँ, ना हो। इरेशनल बेसिस होगी। कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा वो बेसिस को, या आपको समझ नहीं आएगी, ना समझ आने में आने वाली बेसिस होगी उनकी डिल्यूजन्स की। ठीक है। दो टाइप्स कौन सी थी उसकी जो इम्पोर्टेंट थी? चार हैं वैसे एक तो उसमें से एक थी यस, परसिक्यूटरी क्या होगा उसका और बिलीफ? ग्रेंडियोस। हाँ, परसिक्यूटरी में ऐसा होगा कि उससे फील होगा कि कोई उसको मारना चाहता है या कोई ना हार्म पहुंचाना चाहता है। और ग्रेंडियोस में ये था कि उसको लगता है कि उसके पास कोई सुपर पावर है या कोई वो किसी ना मुल्क का बादशाह है, फलाना फिस्ताना। फेमस पर्सन है या बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है उसकी, इस तरह की चीज है वो। ठीक हम्म। है, गुड। आगे हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? डिप्रेशन पढ़ा था, लो मूड पढ़ा था बेसिकली। हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सारी चीजों के साथ पेशेंट आपके पास आएंगे, रेफर होके आएंगे, ये सिम्टम्स होंगे उनके, या बताएगा कोई उसका फैमिली वाला कि ये सिस्टम है उनका, तो ये सीन होगा। तो लो मूड और एलिवेटेड मूड की हमने बात की थी। लो मूड में हमने क्या बात की थी कि कब हम उसको कहेंगे कि ये डिप्रेशन है? जब उसका मूड परसिस्टेंटली लो रहे और किसी भी ऐसी चीज से खुश ना हो जिससे नॉर्मल बंदा खुश होता है। क्या कहते हैं उसको? लैक ऑफ उससे प्लेजर को हाँ, एनहेडोनिया ये कहते हैं होता उसको। है ठीक है। एनहेडोनिया। एनहेडोनिया, एनहेडोनिया के साथ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होंगे और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों प्रेजेंट होंगे। एनहेडोनिया होना जरूरी है कि या तो उसका परसिस्टेंट लो मूड रहे, या फिर लो मूड तो ना हो लेकिन लैक ऑफ हैप्पीनेस हो, प्लेजर ना हो रहा उसको, किसी बात से जो है वो अच्छा ना लग रहा हो। तो अगर ये परसिस्टेंट रहेगा, और हमने फिर इसमें रूल आउट जिन चीजों को करना था वो हमने दोबारा, यही है कि ऑर्गेनिक लीजन्स को आपने रूल आउट कर लेना है, या कोई कॉज है अगर उस डिप्रेशन की, जिस तरह उसका कोई रिलेटिव जो है उसकी डेथ हो गई है, या वो फेल हो गया है, या कुछ और इस तरह का मसला हो गया, तो दैट इज नॉर्मल बिहेवियर। कुछ अरसे तक वो उसमें लो मूड उसका रहेगा, तो वो डिप्रेशन नहीं होगा। अगर वो उसमें से नहीं निकल पाता कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, नॉर्मल जो लोग हैं वो, उनका मूड जो है वो ठीक हो जाता है जब भी उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो। तो अगर वो नहीं ठीक होता फिर हम उसको कहेंगे कि डिप्रेशन है। उसमें हमने प्रेगनेंसी और डेथ अगर हो जाए बेबी की या कुछ इस तरह, तो वो पोस्टमार्टम जो इश्यूज थे उसकी हमने एग्जांपल ले ली थी। डेल्यूजन्स में हमने एग्जांपल ली थी, डेल्यूजन्स एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया में हमने कहा था होती हैं। अ, उसके अलावा आपने साइकेट्रिक इलनेसेस में रूल आउट करना है सबसे पहले सब्सटेंस अब्यूज को, कि ये जो है वो अल्कोहल अब्यूज या कोकेन या हेरोइन या हेलुसिनोजेंस कुछ ड्रग्स होती हैं। ठीक है, वो तो नहीं ली हुई इन्होंने, क्रैक वो जो है क्या नाम है, हाँ ये वाली ड्रग्स तो नहीं ली हुई, उनको रूल आउट करना है आपने। ठीक है, उसके अलावा जिन भी ब्रेन
की जो लीजन्स होती हैं, जैसे एंसेफलाइटिस हो गया, सिफिलिस हो गया, या स्ट्रोक में भी जो है वो कंफ्यूजन वगैरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये वाली अगर आप डिफरेंशियल में अपने ऊपर रखनी है आपने, मतलब ऑर्गेनिक लीजन, सब्सटेंस अब्यूज, ये ऊपर रखना है, इनको रूल आउट करना है, उसके बाद साइकेट्रिक की तरफ आप आओगे। साइकेट्रिक में इन्वेस्टिगेशंस कोई स्पेसिफिक साइकेट्री से रिलेटेड नहीं होती, यही होती हैं कि आप रूल आउट कर रहे होते हो उनको। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था? ईटिंग डिसऑर्डर्स पढ़े थे। ईटिंग डिसऑर्डर्स को कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही उसमें इंपॉर्टेंट था, और ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताओ कोई भी। एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा पढ़ा था, तो उन दोनों में क्या मेन बात क्या थी, डिफरेंस क्या था? जल्दी करो, इतना तो, अगर ये हम असल में रिवाइज नहीं करेंगे ना पिछला, तो अगला भी समझ नहीं आएगा। मसला ये है यहाँ पे। बुलिमिया में ये होगा कि वो खाने मतलब खा तो लेगी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर वो पर्गेटिव लेगी या जो है वॉमिट करने की कोशिश करेगी। एनोरेक्सिया में जो है वो इसका ऑपोजिट होगा, मतलब खाएगी ही नहीं वो। राइट, खाएगी नहीं। ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके अलावा वेट का क्या चक्कर है दोनों में? जो एनोरेक्सिया उसमें वेट लॉस 15% से ज्यादा होगा, मतलब 15% ऑफ द बॉडी वेट से ज्यादा। हम्म। अब बुलिमिया और में नॉर्मल बॉडी लिमिट में होगा, ऐसा ही है। हम्म और ब्रेन बॉडी इमेज कैसा होगा? मुझे 2 मिनट देना। बॉडी आप इमेज डिस्टॉर्टेड होगा एनोरेक्सिया में, मतलब वो होगा होगी वो बहुत एनोरेक्सिक, लेकिन उसको लगेगा कि उसका वेट बहुत ज्यादा है। उल्टा आ गया। अब्दुल्ला अगर कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, मेरी वो वाली आवाज भी नहीं आई थी कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। कुछ भी नहीं आया। सॉरी। अच्छा, वो ना अलॉटमेंट वगैरह चल रही है, तो मसले चल रहे हैं। अच्छा, सॉरी। 4 जो है वो पूरे हो गए थे। वेट लॉस वाला था, बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन था। किसमें वेट लॉस होता है, किसमें बॉडी इमेज डिस्टॉर्शन होती है, और किसमें नहीं खाती वो? कौन सी है ये? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया? एनोरेक्सिया नर्वोसा। हाँ, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में। और 3 मंथ्स तक जो है वो एमेनोरिया तक, ये 4 उसमें थे। और इन्हीं को उलट कर दो, जो बॉडी में डिस्टॉर्शन है उधर, उसमें जो है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है बुलिमिया में। इधर जो है वो वॉमिटिंग वगैरह का इतना नहीं था, करती हैं ये भी, लेकिन उधर जो है वो ज्यादा इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, पर्गेटिव्स वगैरह का यूज था। वेट लॉस जो है वो उधर नहीं होता, नॉर्मल होती है वो।
ठीक है, और बिंज ईटिंग होती है, बहुत ज्यादा जो है वो खा लेती हैं, पहले नहीं खा रही होती, फास्टिंग करती हैं, और फिर जो है वो जब लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाता है और फिर जो है वो बहुत ज्यादा खाती हैं। ये वाला 3-4 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था। ट्रीटमेंट में जो है वो सारी साइकोथेरेपीज थी, या तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थी, या ठीक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थी, या फैमिली सपोर्ट थी, और सीवियर अगर हो जाए एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्योंकि उसमें वेट का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपो मेलन्यूट्रिशन वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं, फिर आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा और जबरदस्ती जो है वो उसको रीफीडिंग करवानी पड़ेगी आपको। ठीक है, इस हद तक भी बात जा सकती है। हमने जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया नर्वोसा में पढ़ा था। अब किसी ने भी नहीं पूछा वो कौन सी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है, और हाँ यही पढ़ी थी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी थी। तो ये ना साइकोथेरेपीज की टाइप है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, इन दोनों को मिला के भी देते हैं, तो वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, इनसाइट थेरेपी, और ये डिफरेंट टाइप्स की। ये हम जो है ना वो इतना इतना कि आपको पता होगा एटलीस्ट इन थेरेपीज में होता क्या है। कॉग्निशन क्या होती है, कॉग्निटिव थेरेपी है ना, और बिहेवियरल थेरेपी है, कॉग्निशन क्या होती है? ability to think and learn. एबिलिटी टू थिंक एंड लर्न, ठीक है। तो जो वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम, अब इनमें किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप खुद सोचो। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले की क्या थिंकिंग है, या बुलिमिया नर्वोसा वाले की क्या थिंकिंग है? कि हमारा वेट जो है वो ज्यादा है, लोगों को हम ओवरवेट होने का सोच रहे हैं ना वो। हाँ ओवरवेट होने का सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी बॉडी उसमें माइंड में यही इमेज है। तो इनकी ये वाला जो वो थिंकिंग है ना, कॉन्शियस थिंकिंग है किसी भी आइडिया के मुतालिक, तो उसको हमने जो है वो चेंज करना है, बातें करनी है उनके साथ, उनके बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश करनी है। ये कॉग्निटिव थेरेपी है। ये बहुत लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा मेरा नहीं ख्याल कि कोई डॉक्टर करेगा ये, साइकेट्री वालों को ही भेज देते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में आपने उसके एक्शंस के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर जो है वो फोकस करना है। लाइक मैं देख के बताता हूँ। कॉग्निटिव, अच्छा ये दोनों काम करोगे आप तो वो उसको सीबीटी कह दोगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अलग से भी होते हैं कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी, वो अलग अलग भी होते हैं। तो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड अगर आपका ट्रीटमेंट होगा कि उसका बिहेवियर पेशेंट का चेंज करो, तो वो बिहेवियर थेरेपी, और उसकी थिंकिंग, अगर उसके थॉट प्रोसेस को, कॉन्शियस थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कॉग्निटिव थेरेपी। इन दोनों को कर रहे हो आप तो वो सीबीटी हो गया। तो किस किस चीज में करेंगे आप कॉग्निटिव थेरेपी? थॉट आपको चेंज करने की कोशिश किस में करनी चाहिए, खुद सोचो। जो डिप्रेस्ड है पेशेंट, उसमें करोगे आप। जो एंजाइटी है उसमें करोगे। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर्स आ गए दोनों, ए एन और बी एन, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। और उसके अलावा साइकोटिक पेशेंट्स में उनका चेंज करने की कोशिश करोगे। तो जो थिंक कर रहा होगा, प्रॉपरली थिंक करने की, ऐसी डिजीज जिनके अंदर उसकी थिंकिंग खराब हुई हुई है, डिमेंशिया है उसको, या स्किज़ोफ्रेनिया, उनमें उसकी थिंकिंग जो है ना, जिसमें डिल्यूजन्स हैं, तो वो उसकी थिंकिंग सही नहीं चल रही। जब उसकी थिंकिंग ही सही नहीं है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स या ऐसी डिजीजेस, साइकेट्रिक की डिजीजेस जिसमें उसकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस सही है, कॉग्निशन जो है ना वो एक थिंकिंग से थोड़ी ऊपर की चीज है, यानी थिंक भी करो आप, लर्न भी करो, ठीक है। तो जो थिंक नहीं कर सकता सही, तो उसकी कॉग्निशन सही नहीं होगी, तो उसको आप कॉग्निटिव थेरेपी नहीं दे सकते। उसकी थिंकिंग है ही नहीं सही, तो उसकी चेंज क्या करोगे? जिसकी थिंकिंग सही हो रही होगी उसकी चेंज करोगे। अब कॉग्निशन में जो है वो 3 तरह के एरर होते हैं, ये लिखे हुए डेविडसन में। या तो उसके अपने मुतालिक बिलीफ सही नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ। ये जो बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इसमें नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ है आपका, ये वाला कॉग्निटिव एरर है। इसके लिए आपने कॉग्निटिव थेरेपी करनी है। नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ क्या है? आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, बॉडी मेरा सही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके अलावा भी 2 होते हैं, वो और डिजीज में होते हैं। नेगेटिव व्यू ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसमें वो सोचता है जो कुछ हो रहा है ना मेरे साथ, बस ये तो सब सब कुछ ही गलत हो रहा है। ना मुझे दोस्त सही मिले हैं, ना मुझे घर वाले सही मिले हैं, ना मुझे कॉलेज सही मिला, हर चीज उसकी खराब, ठीक है। और कॉग्निशन, कॉग्निटिव एरर ऑफ फ्यूचर होता है। कॉग्निटिव के आगे जो भी होगा ना वो गलत है, वो मेरे साथ ठीक नहीं होना, वो इसी बारे में सोचता रहेगा कि
बस ये जो अगला महीना आ रहा है, अब आगे प्रॉफ आ रहा है, ये नहीं ठीक होना मेरा, अब अगली गवर्नमेंट आएगी उसने खराब कर देना है काम, ये हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो गया। आप सेल्फ के बारे में, अपने बारे में उसके बिलीव्स ठीक नहीं है, अपनी सराउंडिंग के बारे में ठीक नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में ठीक नहीं है, वो सेकंड टाइप हो गई। और टाइम में अगर आप देखो तो टाइम में फ्यूचर के बारे में ठीक नहीं है। तो ये जो है वो 3 कॉग्निटिव एरर है। उसमें से कौन सा होता है, बोली एनोरेक्सिया नर्वोसा में कॉग्निटिव एरर ऑफ सेल्फ होता है। तो ये आपने ठीक करने हैं उनके, तो ये सीबीटी वगैरह और इनकी बात होगी। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन से ही रिलेटेड है। डिप्रेशन के साथ हमने एक और क्या डिजीज की बात की थी कि अगर एपिसोड्स हो डिप्रेशन के और फिर एपिसोड्स हो मैनिया के, मैनियक एपिसोड्स हो, यानी कुछ अर्सा वो लो मूड में रहे और कुछ अर्सा जो है वो एलिवेटेड मोड में रहे, तो हम उसको क्या कहते हैं? बाइपोलर डिसीज। बाइपोलर डिसऑर्डर। और बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जो आपका पेशेंट आएगा वो दोनों में से किसी एक के साथ भी आ जाता है। तो आपका मैनिया के साथ अगर कोई पेशेंट आया तो हमने उसकी क्या पढ़ा था, हमने कि एलिवेटेड मूड के साथ अगर कोई पेशेंट आया तो उसके आपने क्या ध्यान में रखना है, किसी को याद है? सबसे पहले तो हमने रखी थी ड्रग्स, कि वो हाई होगा, मतलब हाई एलिवेटेड मूड का मतलब है बहुत हाई होगा। तो खुश खुश अगर आया बहुत तो इसका मतलब है कि वो, मतलब उसके डिफरेंशियल में आपने रखना है कि सब्सटेंस अब्यूज, हमेशा यही रखना है, सब्सटेंस अब्यूज रखना है आपने। ठीक है, उसके अलावा एक मिनट, अच्छा, उसके अलावा जो है वो बस यही है, आपने इसके अगर आपके साथ एलिवेटेड मोड के साथ आया और 7 डेज से उसका एलिवेटेड मोड ही चल रहा है तो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर का, अगर उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स उस टाइम पे नहीं भी हैं तो आप उसकी हिस्ट्री जब लोगे और फैमिली से उसकी हिस्ट्री लोगे तो डायग्नोसिस बन जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है डायग्नोसिस में, यही है कि कुछ अरसा वो बहुत ज्यादा वो रहेगा। और मैनियम में हमने क्या पढ़ा था, मैनियम में जो है आपके डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जब उसका डिप्रेस फेज होता है तो उसके मूड डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मैनेजमेंट रह गई थी इसकी, डिप्रेशन की मैनेजमेंट तो सिंपल है, क्या है? डिप्रेशन को हमने कैसे मैनेज किया था कल? हेलो, ड्रग्स देते हैं। फार्माकोलॉजिक नॉन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था और फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट था। अब तो बताओ साइकोलॉजिकल में क्या था? रिस्क फैक्टर्स को आपने उसके असेस करना है और अगर उनमें से कोई रिमूव हो सकता है। अब जो डिप्रेशन में होते हैं उनके एक तो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन थी, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सारे ही घर वाले डिप्रेस हैं मतलब, तो कुछ नहीं कर सकते आप तो। अच्छा, उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी थी कि सोशल इश्यूज होते हैं उनके, उनके साथ कोई सोशल एंड इन्वायरमेंटल इकट्ठे पढ़े थे हमने, उनके साथ कोई बचपन में या फैमिली में जो है वो छोड़ दे, बाद में कर ले, उनके साथ जो है ना वो इस तरह के कोई इश्यूज हुए हुए होते हैं। एक हमने रिस्पेक्टर पढ़ा था कि अगर 11 से पहले, जब वो 11 के थे जो पेशेंट आपका है, उससे पहले अगर उनके मदर फादर में से किसी की डेथ हुई है तो ये जो है वो काफी रिस्क फैक्टर है, ये बाद में जाके इनको डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसकी हेल्पलेसनेस इसको कहते हैं, खैर छोड़ो उसको। तो ये इसका रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा इसके कुछ जो है वो बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि जो खुश करवाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर है ना, एलिवेट करते हैं जो आपके मूड को, वो कम हुए हुए होते हैं, और जो आपको डिप्रेस करवाते हैं उनके रिसेप्टर या उनके सिक्रीशन ज्यादा हुई थी। ये सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि साइकेट्रिक इलनेस का आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये सारी थ्योरीज हैं। उसके अलावा आपके हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस होता है, उसका जो है वो प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसके प्रॉब्लम की वजह से भी जो है वो आपको डिप्रेशन हो सकता है। ये सारी थ्योरीज हैं इसकी, बेसिकली एसोसिएटेड या रिस्क फैक्टर्स में आप लिख सकते हो अगर कहीं पे भी लिखना है। डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? डायग्नोसिस मैंने बताया, उसका आपने साइकेट्रिक इंटरव्यू करना है और मेंटल स्टेटस का एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद आप डायग्नोसिस कर लोगे इसमें, और रूल आउट करनी है बाकी चीजें। तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन अगर करवानी भी है तो वो रूल आउट करने के लिए सीटी होगा कि ब्रेन की कोई लीजन तो नहीं है, या जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं
वो उनका भी बहुत ज्यादा लो मूड होता है। या पार्किंसनिज्म साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है। तो जो पार्किंसनिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका भी जो है फ्लैट मूड लो मूड रहता है। तो ये वाली चीजें रूल आउट करने के लिए आप करवा सकते हो इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज इसमें साइकेट्रिक इंटरव्यू और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट इज वेरी सिंपल, साइकोथेरेपी वगैरह करनी है आपने, एक तो वो सारी चीजें हमने कर ली है। कॉग्निट ये देखेंगे कि उसकी डिप्रेशन का कॉज क्या है, उसके मुतालिक आपने जो है साइको एनालिसिस कर, ये सारी टाइप्स हैं साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस, कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी करवानी है, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी करवानी है, इंटरपर्सनल थेरेपी, ये वाली सारी जो थेरेपीज हैं ये आप उसके कॉज के मुतालिक करोगे। तो इनके नाम आपको आने चाहिए सिर्फ। ये नाम आपने हर हर डिजीज में तो नहीं, क्योंकि सारी थेरेपीज हर डिजीज में नहीं यूज होती, लेकिन आपको ये पता हो कि एटलीस्ट ये वाली चीज थेरेपीज अवेलेबल हैं, तो वो लिखोगे आप। इसमें फर्क यही होता है, किसी में जो है वो एक्टिव क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोथेरेपिस्ट होता है, वो एक्टिव क्वेश्चनिंग कर रहा होता है, या फिर वो पेशेंट के पीछे बैठा होता है, वो बस सुन रहा होता है। पेशेंट बोल रहा होता है और जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बस नोट डाउन कर रहा होता है उसकी बातें। और इसी तरह कुछ में जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है साइकोलॉजिस्ट की, कुछ में थॉट प्रोसेस के ऊपर बात होती है पेशेंट के, कुछ में उसके बिहेवियर के ऊपर बात होती है, कुछ में होम असाइनमेंट्स दी जाती हैं पेशेंट्स को कि वो जब भी उनको थॉट्स आए ना नेगेटिव थॉट्स, तो वो अपना जर्नल निकालें, मतलब डायरी निकालें और उसके अंदर जो है वो लिख लें, और वो फिर नेक्स्ट सेशन में जो है आके बताएगा। दूसरा, इसमें कितने सेशन आपने लेने हैं पर वीक, इसके ऊपर भी डिफरेंस है। जो साइको एनालिसिस है उसमें आपको 5 जो है वो पर वीक होते हैं, ठीक है। बाकियों में कॉग्निटिव है तो 2 हो गए, 2 ले लिया आपने, 3 ले लिए, और इस तरह। बाकी पुअर पेशेंट्स जो हैं ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 5 दफा अगर आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो खुद सोच लो कि कितनी कॉस्टली पड़ेगी ये आपको। और यहाँ पे तो इसलिए आपको नाम आने चाहिए इनके से। ड्रग ट्रीटमेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स के भी नाम आने चाहिए आपको, जो कि पहले ही आते होंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स में सबसे अच्छी कौन सी होती है? इसमें कुछ है नहीं कि फर्स्ट लाइन कौन सी सेकंड लाइन, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पेशेंट किसके ऊपर, मतलब कंप्लायंस किस पे अच्छी है और किस पे सही आ रही है। तो एसएसआरआईज पहले देते थे, और उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। एसएसआरआईज में भी नाम आपको पता होने चाहिए कि होती हैं जी। अ, कौन सी पढ़ी थी हमने, बुलिमिया नर्वोसा में पढ़ी थी हमने, फ्लोक्सिटीन देते हैं। तो फ्लोक्सिटीन। फ्लोक्सिटीन तो वो एसएसआरआई है। तो एक नाम ये याद रख लो आप। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का आपको पता होने चाहिए, वो सारे आते होंगे आपको, एमिट्रिप्टालीन और इमिप्रामीन ये वाले आते हैं, क्लोमिप्रामीन ये वाले ट्राइसाइक्लिक हैं। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर पता होने चाहिए आपको, फेनिलजीन है, और सिलेजिलिन है। हाँ ये वाले जो हैं ये सारे नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ये एक और टाइप है एनएसआरआईज, ये वाले पता होने चाहिए आपको। फिलॉक्स कौन सा इसमें डिलॉक्सिटीन जो है वो है। और भी बहुत सारी न्यूअर जो है ड्रग्स आ गई, जितनी ज्यादा याद रख सकते हो। एटलीस्ट क्लास का नाम आपको जरूर पता होना। एसएसआरआईज हैं, टीसीएज हैं, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं, एंड एनएसआरआईज हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। और अगर आप एक स्टेप फर्दर जाना चाहते हो तो इनके साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए आपको। इसमें से कुछ हैं जो सिर्फ, जो सेरोटोनिन है ना, वो देखो नाम से ही पता लगेगा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर अपटेक इनहिबिटर, तो वो सेरोटोनिन को ही इफेक्ट करेंगे। जबकि जो मोनोअमीन है, अब आपको पता है मोनोअमीन और भी होती हैं सेरोटोनिन के अलावा, तो वो वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो बाकी चीजों को कंट्रोल करें, उनके साथ भी मसला करेंगे। नॉरएड्रेनालिन किस में सिस्टम में होती है, ऑटोनॉमिक सिस्टम को में इन्वॉल्व होती है, तो वो उसके साथ भी मसला करेंगे, और उनके सिम्टम्स भी एज अ साइड इफेक्ट आएंगे जो आपको नहीं चाहिए। तो अगर एक दो याद रख सकते हो इस तरह के, किस में ऑटोनॉमिक सिम्टम्स आते हैं किस में नहीं आते, तो कर लो, वरना नहीं भी करोगे कोई नहीं पूछेगा, बस नाम आते हैं इसके। ये हमेशा याद रखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जरूर लिखना है। हम ये जो साइकेट्रिक इलनेसेस है, इसमें मेन जो होती है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और वो लॉन्ग टर्म चलेगा, सालों तक चलेगा, चाहे हो सकता है कि सारी जिंदगी जो है वो उसको सेशंस लेने पड़े, तो वो चलता रहेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस कर लिया, उसकी हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में आपने एक तो, जब डिप्रेसिव फेज होगा तो क्या करना है? डिप्रेसिव फेज है, क्या करेंगे? एंटी डिप्रेसेंट देंगे, ये जो अभी हमने डिस्कस किया उसका डिप्रेसिव फेज का, उसमें आपने अलग अलग लिखना है ट्रीटमेंट। डिप्रेसिव फेज का क्या है?
और मैनिक फेज का क्या है, ठीक है। तो डिप्रेसिव फेज में क्या करेंगे, साइकोथेरेपीज करेंगे, एंटी करेंगे, डिप्रेसेंट्स एंटी देंगे। डिप्रेशन देंगे। और मैनिक फेज में आपने देने हैं मूड स्टेबलाइजर्स। मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं कि वो उसके मूड को बहुत ज्यादा एलिवेट नहीं होने देंगे, नॉर्मल लिमिट में रखें जिसमें नॉर्मल लोगों का होता है। उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं और सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी होंगी हमेशा फार्माकोलॉजी में कि बाइपोलर डिसऑर्डर के मैनिक फेज की फर्स्ट लाइन ड्रग लिथियम है, और वो है साइड इफेक्ट्स हैं उसके, और ये आपने याद करने हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है ना, या लिथियम जो है, ये बहुत मतलब टिपिकल ड्रग है, हमेशा से बाइपोलर ऑर्डर में यूज होती आ रही है, और इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो मतलब हाई यील्ड है, ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट हम कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, जिस तरह हमने नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस में पढ़ा था, हाइपोथायराइडिज्म में पढ़ा था। हाइपर भी करवा सकता है ये, हाइपोथायराइडिज्म में खैर याद रखो, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस ये इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा ये कैल्शियम के साथ और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के साथ इफेक्ट करेगा, तो पैराथायराइड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन के साथ भी मसला करेगा ये, ठीक है। और कुछ इसके जो है वो एक्यूट है, ये लॉन्ग टर्म है सारे। एक्यूट में क्या होगा, ट्रेमर्स हो सकते हैं, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, ये तो हर किसी में लिखते हो आप। ट्रेमर हो सकते हैं और कन्वल्जन, ये आपने याद रखने, ट्रेमर और कन्वल्जन। तो ये कन्वल्जन जहन में होने चाहिए, क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ अदर साइकेट्रिक इलनेस है अगर कोई, या कोई न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, तो आप फिर लिथियम को जो है वो, जिस तरह कन्वल्जन वाली है, जैसे एपिलेप्सी है या इस तरह कुछ है, तो आपने लिथियम नहीं यूज करनी उन पेशेंट में। उसमें भी सेकंड लाइन पे आपने आ जाना। सेकंड लाइन इसमें सिंपल है, सोडियम वेलप्रोएट है, जिसको वेलप्रोइक एसिड कहते हैं। ये आपने एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे जो है वो देखी होगी। और टाइम खत्म हो रहा है, 10 मिनट्स में अगर ये बंद हो जाए ना, तो आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, और फौरन से कर लिया करो, फिर कुछ लोग मिस हो जाते हैं, वो ऐड नहीं हो पाते। लिथियम कार्बोनेट की हमने बात कर ली कि लिथियम कार्बोनेट फर्स्ट लाइन ड्रग है, मैनिक फेस की मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। उसके अलावा आप सोडियम वेलप्रोएट दे सकते हो, और सेकंड लाइन में और भी हैं, लेमोट्रिजीन वगैरह हैं, एंटीसाइकोटिक, ओलेंजीपीन, ये आपने सारी याद करनी है। लेमोट्रिजीन, ओलेंजीपीन एंड सोडियम वेलप्रोएट, ये सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। इनके भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन वो इतना हाई यील्ड नहीं है। लिथियम के जरूर याद करने हैं आपने। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई इधर उधर की बात नहीं है आपने। डिप्रेसिव फेज में डिप्रेशन को ट्रीट करना है, और मैनिक फेज है मूड स्टेबलाइज करना है आपने, सिंपल। किसी को अभी तक कोई बात समझ नहीं, डायग्नोज कर लोगे ना, डिप्रेशन का पेशेंट डायग्नोज करना है और बाइपोलर डिसऑर्डर का। क्लिनिकल तो शायद ना कर सको, लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तब कर लेना, हो जाएगा। ओके। यस। डिप्रेशन और रेजिस्टेंट डिप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिप्रेशन तो मतलब जब वो आपके पास पेशेंट आएगा तो डिप्रेस होगा। रेजिस्टेंट डिप्रेशन होगा कि उसके साइकोथेरेपी के बाद भी और ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साथ भी जो है ना, वो डिप्रेस ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो रहा होगा। तो उसमें आपने तो फिर उसकी ड्रग्स क्या चेंज करते ट्रीटमेंट जाना है। है? अच्छा। ड्रग्स चेंज करनी है आपने, एक्सरसाइज दे रहे हो तो और दोगे, डोज बढ़ाओगे और दोगे, चेंज करोगे। अम, बाकी मैं इसको आपको फर्दर मैं इसको रीड करूंगा, फिर आपको कल बताऊंगा कि अगर इसके अलावा कोई इसका ट्रीट ठीक है। मैनेजमेंट है। हम्म, हम्म, अच्छा। ये मैंने जो है वो आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो है मेजर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर। ये आप डिजीजेज में लिखे हुए हैं डेविडसन में, आपने आज ही रीड कर लेना। कोई बात भी समझ ना आई हो आपको तो या मैसेज कर देना या जैसे भी, तो आज ये कर लेना। अभी हम एनजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे ब्रेक के इसके बाद, जब ये खत्म होगी दोबारा लिंक ज्वाइन करोगे तो हम एनजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। उसमें एनजाइटी डिसऑर्डर्स और ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिंपल है वो भी, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। ड्रग्स भी जो हमने इधर यूज की हैं वही वाली ड्रग्स हमने आगे भी यूज करनी है, और साइकोथेरेपी जो है वो इसी तरह है। तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो ताकि फिर दोबारा ये डिस्टर्ब ना हो बीच में।